देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ राज्यों में ये महामारी फिर से फैलने लगी है। जी हां, इन्हीं हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज वैक्सीन आने की तैयारियों को लेकर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार करेंगे। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से खास करके आज तक पर बातचीत हुई थी, जिस पर उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अगले साल मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी। सर्दियों के साथ कोरोना का संकट और गहराने लगा है। देश के कई राज्यों में महामारी तेजी से पांव पसार रही है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बचाव के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना से निपटने की रणनीति और वैक्सीन की तैयारियों पर आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। पीएम की आज होने वाली बैठक 2 मुख्य मुद्दों पर है और इन दोनों मुद्दों पर 2 अलग अलग बैठकों में चर्चा होगी। पहला तो ये कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके साथ रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना। पहली बैठक सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच होगी। इस बैठक में पीएम मोदी केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इन राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों के साथ चर्चा के बाद पीएम मोदी की अगली बैठक भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही होगी। दूसरी बैठक 12 बजे के बाद होगी। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर राज्यों को उसकी सप्लाई और वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा होगी। वैक्सीन की सप्लाई और उसके रोड मैप पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर चिंतित क्यों है। दरअसल देश भर में कोरोना के रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है, लेकिन कुछ शहरों में मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कई राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार को चिंता है कि अगर यही हालात रहे तो पाबंदियों का दायरा और बढ़ सकता है। पाबंदियां बढ़ने पर अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शहरी इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्दियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा जताया है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर ने उम्मीद जरूर बढ़ा दी है, लेकिन वैक्सीन कब किसको कैसे मिलेगी, इसको लेकर कई सवाल हैं। वैक्सीन को लेकर 2 बातें अभी तक साफ हैं। पहली ये कि राज्यों को वैक्सीन अलग से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि केंद्र सरकार ही देगी। दूसरी ये कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ वैक्सीन का आविष्कार हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी इतने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाना और फिर टीकाकरण का इंतजाम करना। जाहिर है ये चुनौती काफी बड़ी है और राज्यों के साथ सटीक तालमेल के बगैर कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों की रफ्तार कम नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी लगातार 100 के पार नजर आ रहे हैं। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और भयावह होता जा रहा है। बीते दिनों बाजारों में भीड़ और त्योहारों की रौनक थी, तो अस्पताल में कोरोना की वजह से दम तोड़ते मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। पिछले 24 घंटे में 121 की मौत, पिछले 24 घंटे में 6,746 नए केस। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 40,212। कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई।
कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई। एक मोबाइल लैब से 3000 टेस्ट रोज होंगे। पूरी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह 10 मोबाइल वैन से 30,000 सैंपल रोज इकट्ठा किए जा सकेंगे। आरटी-पीसीआर मोबाइल वैन की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि एंटीजन जांच से कई संक्रमित लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके अभी देखिए आरटी-पीसीआर की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी। टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। दिल्ली में कोरोना को लेकर अब और सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली के बाजारों में भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागलोई में जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया है। दिवाली पर जो कोरोना विस्फोट हुआ उसे संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब सख्त एक्शन ले रही है। दिल्ली की तंग गलियों में अब कोरोना सर्वे शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। शिक्षकों के मुताबिक हर टीम को एक दिन में लगभग 60 घरों तक पहुंचना होता है। औसतन 300 लोगों की जांच करनी होती है। दिल्ली में कोरोना घर घर पहुंच रहा है और अब इस महामारी से मोर्चा लेने के लिए बचाव और उपाय दोनों की घेराबंदी जरूरी है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से हड़कंप मचा है। राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नियमों को मानने के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में 10 दिशाओं में कोरोना की दहशत है। आलम यह है कि एक बार फिर से कोरोना की मार से अलग अलग सूबे कराह रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैला वैसे ही नोएडा में भी न फैले, इसलिए दिल्ली से आने वालों का नोएडा के बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। पंजाब में 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण 60% तक बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में 17% और लाहौल स्पीति में 50% तक केस बढ़े हैं। हरियाणा में रिकवरी दर में गिरावट आई है। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात गुजरात में भी बिगड़ रहे हैं। आलम यह है कि गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। इस दौरान शादी या किसी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। दिसंबर तक 10वीं और 12वीं के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के केस भी डराने वाले हैं। 24 घंटे में 1495 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 13 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। पिछले 12 घंटों में 102 लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद आज सुबह ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जो
फ्री कोविड टेस्टिंग यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ पे जो टेस्टिंग करवाने के लिए लोग हैं वो भी सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाल अहमदाबाद में करीब ऐसे लगाए गए 80 टेंट है, हर टेंट का यही हाल है। राजस्थान में भी कोरोना की मार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अशोक गहलोत की सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान के 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद हो जाएंगे। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। शादी में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की हालत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में उन्हें भर्ती कराया गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की क्या हालत है। रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लगातार 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा आ रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के चलते राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में अब वर्चुअल सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की एक और लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो इस लहर को सुनामी तक कह दिया। मुंबई में कोरोना केस फिर से 24 घंटे में 1000 के पार हो गए। लगातार 3 दिनों से यहां नए केस 1000 से ज्यादा आ रहे हैं। 20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए, तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केस की संख्या 1135 तक जा पहुंची। महाराष्ट्र में भी प्रशासन इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि हो सकता है कोविड की केसेस की एक और लहर मुंबई और महाराष्ट्र में आए। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का भी यही कहना है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन करते हैं तो शायद रिस्ट्रिक्शंस ना लगाना पड़े और इससे हेल्थ केयर सर्विसेज पर भी भार कम होगा। लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें तो पिछले 4 दिनों में मुंबई में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कल 1000 से ज्यादा केसेस आए थे। 19 मौतें मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र को अगली लहर का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। कोरोना में उछाल को देखते हुए शिवराज सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। शिवराज सरकार 5 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकती है। सरकार ने शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और धार के कलेक्टरों को जरूरी पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और अब रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। बीते रोज की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आए, जब नए मामले बढ़कर 1700 तक पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। अहमदाबाद से गोपी घंगर और जयपुर से शरद कुमार के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, आज तक। मोबाइल ऐप के जरिए गली गली तक टेस्टिंग करने के अभियान का आगाज किया गया है। स्पाइस हेल्थ ने महज 500 रुपए में कोरोना का सबसे प्रभावी टेस्ट करने वाली कंपनी के अधिकारियों से बात की। हमारे संवाददाता पूनम शर्मा ने। जो सीएमडी है फूड स्पाइस जेट के, वो हमारे साथ है। सर बताइए इस इनिशिएट को लेकर और आम लोगों को इसका कितना फायदा है? देखिए, जितनी भी हम टेस्टिंग कर सकेंगे उतनी जल्दी हम कोविड की समाप्ति अपने देश से कर सकेंगे, ये ऐसा हमें लगता है। और टेस्ट करने में एक बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत महंगा टेस्ट आज हमारे यहाँ होता है, 2400 रुपए का टेस्ट होता है। और तो हमने जिस प्रकार से हवाई सेवा शुरू की थी, कम दाम पे हवाई सेवा, उसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम दाम पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकें। मोबाइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी है, तो जहां पर भी इसकी आवश्यकता हो उधर हम इस लेबोरेटरी को ले जा सकें। जहां पर जैसे कंटेनमेंट जोन्स हैं या जैसे एरियाज हैं जहां पर ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उधर हम टेस्टिंग कर सकें और जब वहां पर टेस्टिंग खत्म हो जाए तो हम उठा के कहीं और इसको ले जाए। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट्स दे सके। आज लोग 24 से 48 घंटे वेट करते हैं रिजल्ट्स की, और हम कोशिश करेंगे कि इसके 6 से 12 घंटे में हम रिजल्ट दे सकें। अच्छा, इसके लिए किस तरह का स्टाफ, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो थोड़ा बताइए। इसमें काफी स्टाफ रखा गया है। हर वैन के साथ डॉक्टर हैं, PhDs हैं, साइंटिस्ट हैं। तो मतलब इस समय तक हमने तकरीबन 125 लोग हायर किए हैं। और पहले
चरण में हम 10 ये लैब बना रहे हैं और हमारी योजना ये है कि तकरीबन 100 वैन अभी अगले 2-3 महीने में हम इसकी खड़ी कर सकते हैं। स्पाइस हेल्थ की तरफ से जो इनिशिएट शुरू किया गया है उसकी सीएमडी अवनीश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी क्या ख्याल पहला ऐसा आया जिसे देख के आपको लगा कि ये टेस्ट दिल्ली में होने चाहिए? हाँ जी, यही ख्याल आया कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वायरस के, और अभी वैक्सीन जब आएगी तब हम उसका भी इनोवेशन करेंगे। लेकिन अभी जो बेस्ट वे है केसेस को कंट्रोल करना वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्टिंग करें और केसेस को जल्दी पकड़ के हम उसको फिर कंटेन कर पाए। इसकी कीमत अभी क्या रखी गई है? अभी 500 रुपए रखी गई है। और क्या आप लेके चल रहे हैं कि 1 महीने में कितने टेस्ट आप कर पाएंगे? कितनी ये आपके पास वैन होंगी? कितना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो सब थोड़ा बताइए। हमारा जो एक वैन है 2 RT-PCR मशीनों के साथ 3000 टेस्ट कर सकता है एक दिन में, और अभी एंड ऑफ द वीक तक हमारे 10 वैन खड़ी हो जाएंगी। और यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी हम स्केल अप करें और सबसे जो कंटेनमेंट जोन है इंडिया में उधर इन वैन्स को सिचुएट करें। अच्छा, दिल्ली में कितनी वैन रहेंगी अगले 1 महीने के दौरान? अभी तो आज भी शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा अभी 10 वैन इस हफ्ते खड़े हो गई हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं स्केल अप करने का। और कितने डॉक्टर्स की टीम आपके पास है? कितने एक्सपर्ट्स आपके पास है? एक वैन के अंदर 5 टेक्नीशियंस होते हैं, एक MD और एक PhD होता है, और हर वैन के लिए इसी सिस्टम को रेप्लिकेट करना होता है। और टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे? जैसे एक वैन मुझे लगता है 3000 आप टेस्ट कर सकती है, तो ऐसे में कितनी वैन अगले 1 हफ्ते में आप उम्मीद कर रहे हैं रहेंगी और कितने टेस्ट आप रिजल्ट दे पाएंगे? तो जैसे कि मैंने बोला 10 वैनों का प्रेपरेशन शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई हैं वैन्स एंड ऑफ दिस वीक तक। और रिजल्ट जो है ये RT-PCR का रिजल्ट 6 घंटे में आ जाएगा। ये एंटीजन और रैपिड टेस्ट नहीं है, RT-PCR ही है जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है कोरोना वायरस का। और इसमें क्या उम्मीद हम रखें कि क्या इस टेस्ट की कीमत और धीरे धीरे कम हो सकती है जब हमें लगे कि और ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं या और वैन आ रही है, तो कीमत घट सकती है? जी देखिए, मैं उम्मीद तो यही करूंगी क्योंकि अभी जो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है वो 2400 रुपए में हो रही है और हमने ऑलरेडी इसका 500 रुपए कर दिया है। तो अब उम्मीद तो यही रहेगी कि बस कम होते रहे और जल्दी से जल्दी लोग बस टेस्ट होते रहे ताकि ये पैंडेमिक कंट्रोल हो पाए। ड्रग केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। जिस समय भारती सिंह की जमानत पर सुनवाई हो रही थी उस समय कोर्ट में एनसीबी की तरफ से कोई वकील नहीं था। कॉमेडियन भारती सिंह आज शाम भायखला जेल से रिहा हो गयी। शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से गांजा बरामद किया था। पूछताछ में भारती सिंह ने कबूला था कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। कॉमेडियन भारती सिंह को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। भाई पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। इसके बाद उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को हर्ष और भारती दोनों को जमानत मिल गई। दोनों को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली। कोर्ट को हमने ये बताया कि मैक्सिमम सेंटेंस इसमें 1 दिन से 1 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है या फाइन भी हो सकता है। कोर्ट ने पूरा केस के पेपर्स पढ़े और उन्होंने आखिर में बेल दे दी। कोर्ट में एनसीबी की तरफ से कोई वकील पेश नहीं था। हालांकि एनसीबी के अधिकारी कोर्ट में थे। उन्होंने जमानत की अर्जी पर जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिस पर भारती सिंह के वकील ने कहा क्योंकि ड्रग की मात्रा इतनी कम है इसलिए कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल करके बेल दे सकती है। उनकी जेसी होने के बाद हमने बेल एप्लीकेशन इमीडिएटली प्लेस किया मैजिस्ट्रेट साहब के पास। तब उन्होंने बोला हमने रिप्लाई नहीं लाया है। उन्होंने अश्योरेंस दिया कोर्ट को कि मंडे को रिप्लाई लाएंगे। कोर्ट ने उनको रिप्लाई देने का चांस दिया। सुबह 11 से 2 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे थे। ना प्रोसिक्यूशन ने रिप्लाई फाइल किया ना प्रोसिक्यूटर आए। 2 बजे कोर्ट को मेंशन किया गया मैटर और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि बेल एप्लीकेशन की हियरिंग ले ली जाए। ड्रग केस में भारती और उनके पति का नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद निकलकर सामने आया था। रविवार को ड्रग पेडलर्स के साथ भारती सिंह और उनके पति हर्ष की कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि 2 पेडलर्स की रिमांड एनसीबी को मिल गई। कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद भारती और उनके पति हर्ष ने किला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान दोनों को राहत मिल गई।
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही ड्रग्स मामले में एनसीबी काफी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक कई सारे बॉलीवुड स्टार्स एनसीबी के जाल में फंसते नजर आए। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, हालांकि वो जमानत पर हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम भी सामने आया और उनसे पूछताछ हुई। इसके अलावा एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी हुई थी और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीबी के हाथों गिरफ्तार होने के बाद कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को तो जमानत मिल गई, लेकिन जब एनसीबी की टीम गोरेगांव में एक ड्रग पेडलर को पकड़ने पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। मुंबई में ड्रग माफिया को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी की टीम पर ही हमला हो गया। रविवार की शाम एनसीबी की टीम ने गोरेगांव में एक ड्रग पेडलर को पकड़ा था। एनसीबी की टीम जब उस ड्रग पेडलर से पूछताछ कर रही थी तभी 3 लोग वहां पहुंच गए और एनसीबी के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। गोरेगांव पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 22 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिरियाद दिया है कि वो एक ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए जब गए थे, 3 लोगों ने उनसे वाद किया और उनको मारहानि किया और उनके काम करने में अड़थड़ा निर्माण किया। इस फिरियाद के ऊपर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कलम 353, 323 या 504 आईपीसी के अंदर गुना दाखिल है और ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की तपास चालू है। मुंबई में गोविंद ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत राशि नहीं मिलने पर बवाल कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रखंड कार्यालय पर पहुंची और लाठी, डंडों, चप्पलों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोगों को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। गांव वालों का आरोप था कि राहत राशि के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपए देने की बात कही गई थी। किसी तरह पुलिस सीओ को बचाकर अमनौर थाने ले गई। बाढ़ पीड़ितों ने यहां भी जबरदस्त घेराव किया। भीड़ थाना परिसर में प्रवेश कर गई और पुलिस के बीच बचाव के बाद भी गांव वालों ने सीओ और पुलिस पर जूता, चप्पल, कुर्सी, डंडा बरसाने शुरू कर दिया।